हेलो एवरीवन। सो फाइनली जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आज से आपका जनरल अवेयरनेस भी स्टार्ट हो चुका है। ऑलरेडी मैथ और इंग्लिश की क्लासेस कंटिन्यू चल रही थी, स्टार्ट हो चुकी थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी वीडियोस अवेलेबल हैं। अब जीए का डे 1 आपके सामने आ चुका है। आज की इस वीडियो में कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस होंगे, जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट होगा, ज्योग्राफी के जो टॉपिक वाइज रहते हैं प्रीवियस सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सब कुछ आपको चलने जा रहा है। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले करंट अफेयर्स करेंगे। आज की वीडियो के जो करंट अफेयर्स होंगे, इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो जो इंपॉर्टेंट समिट हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई है इस बार, वो डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला नाम आपके सामने आता है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट की बात करेंगे। इस बार इसका जो 11th एडिशन था, पहले आपको ये पता होना चाहिए। हालांकि एनुअली समिट चलता है, कॉन्फ्रेंस चलती है, दुबई यूएई वगैरह की बात करेंगे तो लोकेशन इस बार दुबई रही है। थीम क्या थी? इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। ये हर साल ग्रीन इकोनॉमी पर जो ग्रीनरी पर इस पर जो बातचीत वगैरह होती है, नाम से पता लग रहा है। फिलहाल आपको याद रखना है, वर्ल्ड ग्रीन का जो समिट था वो 11वां एडिशन था। लोकेशन दुबई में समिट हुआ और थीम क्या थी? इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। अब पहली बार जब आप पढ़ते हो डिफिकल्टी आती है, लेकिन जब बार बार आप इनको देखते जाओगे ना, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इन पीडीएफ को देखते जाओगे, मतलब हफ्ते में 2 बार भी पीडीएफ देखोगे, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो टेंशन मत लेना कि याद करना पड़ेगा। दूसरा हमारे सामने इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस समिट की बात करेंगे, वो आता है इंडिया मोबाइल कांग्रेस। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इस बार ये 9th एडिशन था। आईएमसी शॉर्ट में यहाँ पर हम कहते हैं। लोकेशन कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ये आपको देखने को मिला। थीम क्या थी? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। ये थीम अच्छे से याद कर लेना। थीम क्या थी? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। फोकस किस पे था? टेलीकॉम पे, 5G 6G पे, डिजिटल इनोवेशन पे फोकस रहा। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इस बार 9th एडिशन था, न्यू दिल्ली में हुआ। थीम थी इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। इस बार जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस का एडिशन था, ये 68th एडिशन था। ठीक है जी। लोकेशन कौन सी रही? बारबाडोस लोकेशन आपको देखने को मिलती है। इंडिया की जो वर्कशॉप रही है वो डिजिटल डेमोक्रेसी पे रही, और किस तरह से डिजिटल डिवाइड को टैकल करना है इस पर रही। तो आपको याद क्या करना है? कॉमनवेल्थ का इस बार जो पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस थी, इसका एडिशन कौन सा था? सीपीसी का 68th एडिशन था। कहां पर ये हुआ? बारबाडोस में हुआ। ये 2 पॉइंट आप याद रख लेना। ज्यादा डेप्थ में नहीं, जरा टू द पॉइंट और एग्जाम ओरिएंटेड आपको मैं करवा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे सामने था COP10, यानी कि जो डोपिंग इन स्पोर्ट्स में डोपिंग होती है उसको लेकर चल रहा था। COP10 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का इस बार जो सेशन था, या वो 10th सेशन आपको देखने को मिला। हुआ कहां पर? पेरिस में आपको देखने को मिला। और इंडिया इस बार दोबारा से इंडिया को वाइस चेयरपर्सन री इलेक्ट करेगा 2025-27 के लिए। फोकस किस में था? फोकस क्या रहता है कि जो स्पोर्ट्स में डोपिंग रहती है ना, वो उसको एलिमिनेट करा जाए। यानी कि जैसे कुछ इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं ना, बूस्टर वगैरह हो गए इस तरह से। तो ये आपके सामने डोपिंग इन स्पोर्ट्स का था। COP10 लोकेशन पेरिस में रही, इंडिया को री इलेक्ट करा गया वाइस चेयरपर्सन इस बार। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस आपको पता होना चाहिए। हालांकि देखो, एक ही वीडियो में अगर मैं लेकर आऊंगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए डेली के करंट अफेयर्स थोड़े थोड़े करंट अफेयर्स करते जाओगे, आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स में जो आपके लिए लाया हूं, इस बार जो कुछ बुक्स आई हैं इसी ईयर में 2025 में, और उसके अथर के नाम क्या आपको वो करवा दूंगा। फेमस बुक और अथर तो आपको पता होता है, बट इस पर्टिकुलर ईयर में कौन से बुक, कौन से अथर आ रहे हैं, आपको वो करवा रहा हूँ। पहले इंपॉर्टेंट नाम आपके सामने था, मोदी ग्रेट लीडर विजनरी स्टेट्समैन। ये बुक का टाइटल है। इस बुक के अथर का नाम क्या? देखो, मोदी ग्रेट लीडर। ये किसने कहा? स्टेफन बी यंग ने कहा। एक यंग लड़का था स्टेफन, उसने क्या कहा? मोदी ग्रेट लीडर। इस तरीके से याद कर लेना। दूसरा क्या है? वॉकिंग लाइक ट्रीज। इस बुक के अच्छा, ये सारे 2025 की बुक लेटेस्ट, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज से लगभग 1 महीना 1.5 महीना पहले, कोई कुछ दिन पहले पब्लिश हुई है। सेकंड इंपॉर्टेंट बुक है वॉकिंग लाइक ट्रीज। वॉकिंग लाइक ट्रीज के अथर का नाम क्या है? मीना कंदसामी। आपको नाम देखने को मिल रहा है। तो देखो, वॉक करना है पेड़ों की तरह, वॉकिंग लाइक ट्रीज। तो वॉक किसके साथ करना है? वॉक मीना जी के साथ करना है। वॉक मीना जी के साथ करना है। इस तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये जो ट्रिक्स वगैरह बन रही है ना, भी आपके साथ वीडियो बनाते बनाते बना रहा हूँ, तो जैसे भी बन रही है कवर कर लेना, वरना खुद से बना देना। नेक्स्ट हमारे सामने आता है अ मेडिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो यहां पर कौन आ जाएंगे? संजीव जैन। तो मेडिकल हिस्ट्री है इंडिया की, तो मेडिकल हिस्ट्री इतिहास रहा। इंडिया का इतिहास की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो बात कर रहे हैं, लेकिन मेडिकल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा मैं अगर थोड़ा आपको मैं रिलेट करवाने की कोशिश कराऊंगा, तो अगर आपने महाभारत में देखा होगा, तो आप वहां पे संजय नाम सुनते हो, हे संजय, है ना। तो संजय ने की इतिहास की बात है,
तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इतिहास में जाएंगे तो संजय नाम याद रख लेना, संजीव नाम याद कर लेना। नेक्स्ट हमारे सामने है द हाउस दैट स्पोक टू मी, ये है वी आर कृष्ण अय्यर। कौन है? कृष्ण अय्यर। तो वो हाउस दैट स्पोक टू मी, जिसने मुझसे बात की, ये बुक है द हाउस दैट स्पोक टू मी, इसके ऑथर का नाम है वी आर कृष्ण अय्यर। इसको आप कैसे याद कर सकते हो? अगर घर भी तुमसे बात करना स्टार्ट कर देगा, नॉन लिविंग थिंग भी तुमसे बात करेगी, ये लॉर्ड कृष्णा की वजह से ही होगा, ठीक है जी। तो कृष्णा की वजह से ही हो रहा है कि जो चीज बोल नहीं पाती वो भी बोल रही है, द हाउस दैट स्पोक टू मी। ये मैं ट्रिक समझा रहा हूँ रिलेट करने के लिए, इस तरीके से याद कर सकते हो। नेक्स्ट है दीपा पारेख, द वाइज टाइटन। इसमें कौन है? सुधीर सिन्हा। कौन है? सुधीर सिन्हा। तो आप ये कैसे कर सकते हो? देखिए जी, इसको याद करने का तरीका क्या बना सकते हैं? दीपक पारेख द वाइज टाइटन, टाइटन है तो अब कैसे बोल सकते हैं जी? देखो जी, हाँ टाइटन है, टाइटैनिक बना सकते हो। तो अब आपको कह रहे भाई टाइटैनिक में मत जाना, डूब जाओगे, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। टाइटैनिक में मत जाना, डूब जाओगे, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। तो सुधर से सुधीर आप बना देना, इस तरीके से कवर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे सामने है द मैजिकल रियलिटी ऑफ नदिया, द म्यूजिकल। इसके अथर का नाम क्या है? वसीम यूसुफ। तो ये आप कैसे याद कर सकते हो? मैजिकल रियलिटी है, एक तो कह रहे हो मैजिक है और दूसरा कह रहे हो रियलिटी है, जबकि मैजिक रियल नहीं होता। तो यार बस कर यार, बस कर और ऐसी बातें मत कर। तो मैजिक भी बोल रहा है, रियलिटी भी बोल रहा है, बस कर। तो बस से वसीम बना देना, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे सामने द पीपल्स लीडर। पीपल्स लीडर के अथर का नाम क्या है? प्रकाश सिंह बादल। तो देखो जी, पीपल्स लीडर में क्या आ जाएगा? लीडर, लीड कौन करता है? लीडर कौन है इस टाइम हमारे सामने? अगर बारिश होगी तो सबकी लीडर गायब हो जाएगी, क्योंकि सब गीले हो जाएंगे। पता नहीं कैसी ट्रिक बन रही है। तो पीपल्स लीडर में क्या बना दो? लीड कौन करता है? बादल लीड करते हैं, बारिश लीड करती है, बादल लीड करते हैं। तो बादल वर्ड याद कर लेना, प्रकाश सिंह बादल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विनिंगा बुक के अथर का नाम क्या है? यशवंत देशमुख। अगर आप जीत रहे हो, विन विन कर रहे हो, अगर आप जीत रहे हो वो भी बिग, बड़ा जीत रहे हो, इसका मतलब आप देश के लिए कुछ कर रहे हो ना। विनिंग बिग के अथर का नाम क्या हो जाएगा? देशमुख, देश के लिए कुछ कर रहे हो, देशमुख, यशवंत देशमुख। नेक्स्ट हमारे सामने डेमोक्रेसी ऑन द एज। डेमोक्रेसी ऑन द एज है शशि थरूर। और डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स की बात करते तो वहां पे शशि थरूर का नाम आपको देखने को मिलता है। और जब इंग्लिश आपको सीखते हो, उनके लेक्चर्स देखते हो, उनकी ऑडियो को सुनते हो, तो डेमोक्रेसी इंग्लिश का वर्ड आ गया तो शशि थरूर याद कर लेना। नेक्स्ट सामने आता है द रोड टू रिसर्जेंस। द रोड टू रिसर्जेंस में देखो दो बार आर है, रोड में भी आर, रिसर्जेंस में भी आर, तो नाम में भी दो बार आर है, रघुराम राजन। ये इस तरीके से कवर कर सकते हो। नेक्स्ट है द जीनियस ऑफ क्रिकेट। इसके अथर का नाम है अनिल कुंबले। अब क्रिकेट की बात करें, जीनियस की बात करें, थोड़े पुराने टाइम की तरफ चले जाते हैं, तो अनिल कुंबले जी को याद कर लेना। नेक्स्ट है इंडिया राइट्स बैक। इसमें अरुंधति रॉय। तो देखो जी, इंडिया राइट्स बैक है तो अरुण जो है वो इस बुक को लिख रहे हैं, हम ऐसे करके याद कर लेना। तो करंट अफेयर्स में आज मैं इतना ही रखूंगा। एक आपको मैंने कवर करवा दिया कुछ इंपॉर्टेंट समिट, और दूसरा करवा दिया बुक्स, है ना। डेली बेसिस पे अगर आपको ज्यादा कवर करवाना स्टार्ट कर दूंगा तो कुछ बच्चे थोड़ा डिमोटिवेट हो जाएंगे, याद करने में प्रॉब्लम होगी, लगेगा ज्यादा बर्डन बढ़ गया। तो इसलिए भी थोड़ा थोड़ा करके आपको कवर करवाता जा रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के बेसिक्स हम कवर कर लेते हैं, जो आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होती है। तो ये स्टार्ट होती है कलहंड की राज तरंगनी से। राज तरंगनी मतलब कलहण जी के द्वारा लिखी गई बुक है, बुक कह सकते हो, जिसका नाम है राज तरंगनी। इसमें जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। अब इस राज तरंगनी का मतलब क्या है? एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर है। राज तरंगनी का मतलब क्या होता है? एग्जाम में ऑलरेडी पूछा भी गया है। राज तरंगनी का मतलब होता है रिवर ऑफ किंग्स। देखो, राज मतलब किंग, राजा, किंग, तरंग होती है वेव, तो राजाओं की वेव है पूरी कहानी, कई सारे राजाओं की, तो रिवर ऑफ किंग्स। तो तरंग मतलब नदियों में तरंगे होते हैं ना, रिवर्स, इस तरह से नाम आपको दिया गया। ये सारे एक एक लाइन जो आपके सामने आ रही है ना, एक एक लाइन से एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि रिपीटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आपकी बात बन जाएगी। राज तरंगनी का मतलब क्या होगा आपको समझ आ गया। कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई राज तरंगनी कलहण जी के द्वारा? संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई। लिखा कब गया? इसको टाइम पीरियड कौन सा था? 1148 से लेकर 1152, 2 साल के टाइम पीरियड के बीच में जो कलहण की राज तरंगनी लिखी गई। किसका रूल चल रहा था उस टाइम? लोहारा डायनेस्टी थी, और लोहारा डायनेस्टी में रूलर कौन था उस टाइम? जयसिम्हा। जयसिम्हा के टाइम पीरियड पर कलहण ने जो है वो राज तरंगनी लिखी। अब इस राज तरंगनी में श्लोक बोलो, वर्सेस बोलो, वो कितने हैं? 7826 वर्सेस, कहीं कहीं पर अप्रोक्सीमेट 8000 वर्सेस भी बताए होते हैं। तो दोनों आप कह सकते हो। तो उसके बाद ये जो बुक है ना राज तरंगनी, इसको 8 बुक्स में डिवाइड किया हुआ, जिसको हम कहते हैं तरंग्स।
8 अलग-अलग बुक्स है तो उन बुक्स को तरंग कहा गया, यानी कि 8 तरंग है। समझ गए हो? तो राज तरंग में कितनी बुक्स है, कितनी वॉल्यूम है इसकी? 8 वॉल्यूम आपको देखने को मिलती हैं। और जो लास्ट बुक है ना इसकी, जो 8th बुक है, 8th तरंग है, वो सबसे बड़ी है, जिसमें अकेले ही 3449 वर्सेस आपको देखने को मिलते हैं। तो राज तरंग की जो 8 बुक्स है उसमें से सबसे बड़ी बुक कौन सी? जो 8वीं बुक थी वो सबसे बड़ी है। राज तरंगी जब लिखी गई, इससे पहले 11 और इस तरह के टेक्स्ट थे जिनको कलहड़ ने यूज करा, तो राज तरंगी ने लिखी थी, आपको पता होना चाहिए। और एक नीलमत पुराण की बात करेंगे, इस पर भी पूरी तरीके से ये डिपेंड रहे थे जब राज तरंगी लिख रहे थे। और बाकी और भी इस तरह की कई सारी बुक्स, जैसे नीलमत पुराण बताया, निर्वपल्ली बताया, ये कुछ बुक्स हैं, इस तरह की 11 बुक्स थी जिनको यूज करके कलहड़ ने राज तरंगी को लिखा था। और कलहड़ की बात करेंगे, चंपक के बेटे हुआ करते, उनके पापा का नाम चंपक देखने को मिला, और ये हर्ष के टाइम पे मिनिस्टर हुआ करते थे। जो कलहड़ के पापा चंपक हर्ष के टाइम पे मिनिस्टर हुआ करते थे। और कलहड़ के बारे में राज तरंगी तो सुनते हैं, इनके बारे में कहा जाता है एक पोएम इन्होंने और लिखी जिसका नाम था जय सिम्हा अभ्युदय। ये क्या था एक्चुअली में? ये किसके मतलब, जैसे जय सिम्हा के टाइम पीरियड पे थे ना, तो तभी जय सिम्हा, यानी कि जय सिम्हा की प्रेज करते उन्होंने पोएम लिखी थी। तो जय सिम्हा अभ्युदय, ये इनकी एक और पोएम है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का बेसिकली हमें स्टार्टिंग से कहां से पता लगता है? राज तरंगनी, जो हमारे पास डाटा रहता है, और राज तरंगनी के बारे में आपको कुछ बेसिक डिटेल्स में आपको बता रहा हूं। देखिए राज तरंगनी जैसे चली ना, अब राज तरंगनी तो हो गई, अब इसके बाद इसके जैसे तो मूवी का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, पूरी मूवी क्लियर होती है, तो राज तरंगनी में पूरी कश्मीर की हिस्ट्री आपको देखने को नहीं मिली। जब तक ये थे 1150 तक है, 1140 से इन्होंने स्टार्ट किया था, तब तक इन्होंने बताया। उसके बाद का क्या होगा, वो मूवी का पार्ट 2 पार्ट 3 आएगा ना, वैसे ही राज तरंगनी के पार्ट 2 पार्ट 3 आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद क्या होता है, हमारे पास आते हैं द्वितीय राज तरंगनी। हम कहते हैं द्वितीय राज तरंगनी, लेकिन सही नाम उसका क्या रखा गया था? राज्यवटी। जैसे मूवी का पार्ट 2 क्या गया, राज्यवटी नाम रखा गया, किसके द्वारा? जोन राज के द्वारा लिखी जाती है। जैनुल अब्दीन के टाइम पे ये हिस्टोरियन हुआ करते थे, तो इन्होंने जो है वो आगे इसको कंटिन्यू करता राज तरंगनी को। नाम है द्वितीय राज तरंगनी, प्रॉपर नेम है राज्यवटी। ठीक है जी। तो इसमें इन्होंने जैनुल अब्दीन के टाइम पीरियड तक जो हुआ, जो कलहड़ ने छोड़ा उसके बाद इन्होंने कंटिन्यू किया, और जैनुल अब्दीन के टाइम पीरियड तक जो भी हुआ वो सब कुछ इस बुक में मेंशन करा। टाइम पीरियड आपके सामने आता है 1150 से लेके 1459 एडी का टाइम पीरियड आपको देखने को मिलता है। फिर द्वितीय राज तरंगनी के बाद आती है तृतीय राज तरंगनी, मतलब तीसरी राज तरंगनी। द्वितीय का मतलब होता है 2, तृतीय का मतलब 3। इस बुक का एक्चुअल नाम क्या था? श्री जैन राज तरंगनी, या जैन राज तरंगनी भी कहा जाता है। किसके द्वारा लिखा गया? श्रीवर पंडित के द्वारा लिखा गया। ये आगे जोन राज के ही डिसिपल थे, आगे इन्हीं को फॉलो करते थे। तो जोन राज ने जहां पे काम खत्म किया, उसके बाद से काम इन्हीं के डिसिपल श्रीवर पंडित ने स्टार्ट करा, और बुक का नाम रखा जैन राज तरंगनी। 1486 तक जो भी हुआ था कश्मीर की हिस्ट्री में, जहां पर जैन राज ने खत्म किया, उसके बाद से 1486 तक जो भी हुआ वो इन्होंने अपनी बुक में मेंशन करा। फिर इनके बाद क्या था? तृतीय के बाद चतुर्थ राज तरंगनी, मतलब फोर्थ राज तरंगनी आती है, जिसे प्रजन्य भट्ट यानी कि पुण्य भी कहा जाता है, इनके द्वारा इसे लिखा गया था। और इसके बाद चतुर्थ राज तरंगनी के बाद क्या हो, थोड़ा सा काम आगे और कंटिन्यू करा गया, उसका नाम रखेगा राजा वल्ली पताका। अब राजा वल्ली पताका की बात करेंगे, इसमें जो काम है वो प्रजन्य भट्ट ने भी करा था, और इनके डिसिपल है के सुका, इन्होंने मिलकर इसको कंप्लीट करा था। तो यहाँ पे मुगल एम्परर अकबर की बात करें, उसे टाइम पीरियड तक 1586 तक का टाइम पीरियड था, जो भी है वो सारे कश्मीर की हिस्ट्री आपको इस बुक में देखने को मिला। तो मूवी का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 आता है, तो आपको जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री आपको जो समझ आती है। बेसिकली कश्मीर की हिस्ट्री की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अब राज तरंगनी जो बुक है, इसको सबने अपने अपने समझने के लिए, बाकी लोगों को समझाने के लिए ट्रांसलेशन भी करवाई गई। तो इसके जो पर्शियन में ट्रांसलेशन हुई थी वो किसने करी? मुल्ला शाह अहमद ने करी। और मुल्ला शाह अहमद ने इसको पर्शियन में ट्रांसलेट करा, लेकिन कहा किसने? जैनुल अब्दीन ने कहा। तो राज तरंगनी को पर्शियन लैंग्वेज में किसके द्वारा ट्रांसलेट करा गया? मुल्ला शाह अहमद के द्वारा ट्रांसलेट करा गया। और इसका नाम क्या रखा गया जब इसको पर्शियन में ट्रांसलेट करा? बहर उल असमर, मतलब सी ऑफ टेल्स, इस बुक का नाम रखा गया। और अकबर ने फिर मुल्ला अब्दुल कादिर बुदवानी को कहा था कि तुम इसको कंप्लीट करो, क्योंकि कंप्लीट नहीं हुई है, अब तुमने इसको कंप्लीट भी करना है। समझियो? तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने करा? इंग्लिश में ट्रांसलेट करा M.A. स्ट्रेन ने, यानी कि मार्क ऑरेल स्ट्रेन, इन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा। हेल्प विल्सन जॉर्ज ने भी करी थी। और नाम क्या रखा गया? अ क्रॉनिकल ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर। तो देखो पर्शियन में भी ट्रांसलेट हुआ, इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन वगैरह हुआ, हिंदी में ट्रांसलेशन करा पंडित गोपी कृष्ण शास्त्री द्विवेदी जी ने, फ्रेंच में ट्रांसलेट करा एम एंथनी ट्रेयर ने, उर्दू में ट्रांसलेशन करा पंडित थकर आचार्य नंदिनी जी के द्वारा करा गया, तेलुगु में ये R. L. नरसिम्हा शास्त्री जी नाम देखने को मिल रहा है, और हिंदी में कमेटी रामतेज शास्त्री पांडे जी द्वारा करी गई।
ये कुछ नाम है, ये आपको एग्जाम में देखो होता क्या, कई बार हम बोलेंगे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्शियन का भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, किसने कमीशन के ये भी पूछा गया, इंग्लिश में किसने किया ये भी पूछा गया, आज तक फ्रेंच का नहीं पूछा गया, फ्रेंच में किसने ट्रांसलेट करा। लेकिन ऐसा भी तो होता ना कि जो अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया वो इस बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसीलिए जो आपने पहले नहीं पढ़ा होता वो अब एक्स्ट्रा आपको पढ़ना होता है, जो एग्जाम में आ गया है वो तो कवर करना ही करना है, उससे रिलेटेड जो कंटेंट होता है वो भी आपको कवर करना होता है, वो मैं आपको यहाँ पर लाता जा रहा हूँ। अब इसके बाद क्या है, कश्मीर की हिस्ट्री के राज तरंगी तो हमने पढ़ा, लेकिन ओरिजिन क्या होता है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए, ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। कहा जाता है जो कश्मीर की बात करेंगे, पहले एक लेक हुआ करती थी, पहाड़ चारों तरफ पहाड़ के बीच में पूरी लेक आपको इस तरह से देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक डायमंड राक्षस जलोद बाबा रहा करता था। फिर बाद में कश्यप ऋषि आते हैं, क्योंकि जो डायमंड राक्षस है उसकी जो पावर है वो पानी में होती है, अगर पानी खत्म हो जाएगा तो उसकी पावर भी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे बारामूला के साइड से एक पत्थर गुला रास्ता होता है, वहां से वो पानी बाहर निकलवाते हैं, यहाँ का सारा पानी सूख जाता है, तो जो यहाँ पे डायमंड है उसकी पावर भी सारी खत्म हो जाती है। तो इस तरह छोटी सी कहानी रहती है यहाँ पे। तो एक वास्ट लेक हुआ करती थी, और उस वास्ट जो लेक हुआ करती थी, इस लेक का नाम उन्होंने क्या बताया, सतीसर, इस लेक का नाम बताया, इस लेक का नाम सतीसर हुआ करता था। ये जो वर्ड आपके सामने कश्मीर में कश वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, ये कहा जाता है कश्यप के नाम से लिया गया है, कश्मीर में कश्यप के नाम से दिया गया है। और वैली का जो नाम है वो कश्यपपुर देखने को मिला, कश्यप मार देखने को मिला, बाद में करते करते कश्मीर नाम पड़ा था, ऐसे भी कहा जाता है। एक और थ्योरी जहाँ पे कश का मतलब कहा गया था चैनल, और मीन का मतलब होता है माउंटेन, तो यहाँ से भी कश्मीर का नाम देखने को मिला। पुरानाज में कश्मीर को गर्क कहा गया, यानी कि हिल कहा गया, क्योंकि हिली फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो कई सारे नाम आपको, कई सारे रीजन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हर एक नाम उसके पीछे का रीजन आपको पता होना हो, लेकिन हर एक नाम और उसका मतलब क्या आपको ये पता होना चाहिए। नीलमत पुराण में जैसे कश्मीर को का शिमिर में डिवाइड करा गया। का मतलब होता है वाटर, शिमिर का मतलब है डेसिकेट करना, मतलब यहाँ का वाटर डेसिकेट हो गया था, सूख गया था। तो वही कहा ना कि लेक हुआ करती जिसका पानी पूरा सूख गया, तो वही वाटर टू डेसिकेट। तो का शिमिर, कश्मीर का मतलब यहाँ से सामने आता है। नीलमत पुराण इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। ह्यून सेंग जो कि चाइनीज पिलग्रिम था, जो कि कश्मीर में एंट्री भी करी थी, विजिट भी करा था, इन्होंने इनकी बुक थी सी यू की, इसमें कश्मीर वैली को नाम का दिया गया किया शिमिलो। तो कश्मीर के कई सारे नाम आपको देखने को मिल, इसका मतलब क्या है वो भी आपको देखने को मिल रहा है। तिब्बतियंस कश्मीर को खच्चर कहते थे, और दाद को कशरत कहा करते थे। एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन टॉलमी की बात करेंगे, इन्होंने इसको कैस्पेट्रोस कहा था। कश्मीरी अपने लैंग्वेज काशिर, काशिर के नाम से बुलाते हैं, है ना। तो अर्लियर टेक्स्ट जो डायरेक्टली कश्मीर का नाम बोलता है, जिसने कश्मीलो नहीं बोला, जिसने कश्मीर नहीं बोला, कशरत नहीं बोला, जिसने डायरेक्टली कश्मीर नाम मेंशन करा था, वो टेक्स्ट की अगर मैं बात करूंगा, वो टेक्स्ट कौन सा था जहां पे पहली बार कश्मीर का नाम एज इट इज कश्मीर यूज करा गया, वो हमारे पास था अष्टध्यायी, जो कि पाणिनि जी के द्वारा लिखा गया। तो अष्टध्यायी में पहली बार कश्मीर एज इट इज मेंशन करा गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। आगे चलते हैं, कश्मीर की हिस्ट्री के सोर्सेज आपको पता होना चाहिए। एक आपको मैंने अभी बताया राजतरंगिणी, उसके सीक्वल्स आए, वो तो सोर्स रहता ही रहता है। और भी कई सारी बुक्स रही, जैसे वैली ऑफ कश्मीर, ये लिखी गई सर वॉल्टर लॉरेंस के द्वारा, इसे भी हमें कई सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तारीख है कश्मीर, गुलाम नबी खंडारी के द्वारा लिखा गया। वाकयात है कश्मीर, ख्वाजा मोहम्मद आजम कोल के द्वारा लिखा गया, यहाँ से भी हमको पता लगता है। तारीख हसन, पीर गुलाम हसन शाह के द्वारा लिखी गई, यहाँ से भी पता लगता है। बरिस्तान शाही, ये यहाँ से पता लगता है। ये अहबाब, नीलमत कुरान, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पी एन के बमजाई, कश्मीर नदर सुल्तान महबूल हसन, बाकी जो ट्रैवलर्स यहाँ पर आए, इन सभी की हेल्प से हमें कश्मीर की हिस्ट्री से बेहतर, कश्मीर की हिस्ट्री को बेहतर समझने में हेल्प मिलता है। और फिर बुक्स को छोड़ के आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी हमारे पास देखने को मिलती हैं। जैसे बुरजोम की बात करेंगे, एक न्यूलिथिक साइट है, यहाँ से भी हमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। गिलगिट है, वहां से हमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स आपको देखने को मिले, हरवान मोनेस्ट्री या फिर स्तूपास आपको देखने को मिले, परिहासपुरा या फिर कुछ टेम्पल्स देखने को मिले। ये सारे भी एविडेंस की तरह काम करते हैं, जहाँ से हमें हिस्ट्री को समझने में मदद मिलती है। जैसे अवंतीपुर टेम्पल है, वहां पे टेम्पल्स से हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, वहां से हमें समझने को मिलता है। मार्तंडसन टेम्पल है, वहां से कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में जानने को समझने को मिलता है। पटन में स्टोन टेम्पल है, वहां से पता लगता है। खुशकापुर किसे पता लगता है, अमरनाथ केव है, कई सारी मोनेस्ट्रीज हैं, स्तूपास हैं, बुद्धिस्ट रिमेन्स हैं, ये सारे भी मदद करते हैं कश्मीर की हिस्ट्री को समझने में, ठीक है जी। तो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का जो बेसिक्स है आपको वो समझ आ चुका है। हम आगे कल से जो है वो या फिर जो प्रॉपर डायनेस्टीज आई हैं वहां से कवर करना भी स्टार्ट करेंगे। अभी हमने करंट अफेयर्स भी कर लिया, आज के जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को भी टच कर लिया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे जम्मू कश्मीर का ज्योग्राफी का पोर्शन, जिसका जो आज का हमारा पहला टॉपिक आपको देखने को मिलता है क्लाइमेट और वेदर देखने को मिलता है। एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट रहता है वो समझ लेंगे।
पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है। ये काम करो, ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, मुझे सिंगल लाइन में बता दो कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है। सिंगल लाइन में एक लाइन वेदर के लिए लिख दो, एक लाइन क्लाइमेट के लिए लिख दो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि वेदर क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है। अभी देखो जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, पहले जम्मू की बात करते हैं। जम्मू में आपको 3 सीजन आपको मेनली देखने को मिलते हैं, समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन। हालांकि जम्मू की भी अगर हम बात करेंगे तो वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। प्लेन एरियाज का थोड़ा अलग सीजन, अलग आपको मतलब मौसम देखने को मिलेगा। और जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, जैसे उधमपुर का, जैसे आप रामबन आ जाओगे, डोडा आ जाओगे, किश्तवाड़ आ जाओगे, वहां का आपको अलग अलग पूरा सीजन, अलग क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा वहां का, है ना। तो बट हम जम्मू की जब हम बात करते हैं, बेसिकली हम प्लेन एरियाज की बात करते हैं। तो जम्मू का जो आपको क्लाइमेट देखने को मिलेगा वो कैसा देखने को मिलता है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। एक डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा कि जम्मू का क्लाइमेट कैसा, आप क्या बोलोगे, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है। गर्मी भी पड़ती है, सर्दी भी आपको देखने को मिलती है। हॉटेस्ट मंथ कौन सा रहता है, जून आपको हॉटेस्ट मंथ देखने को मिलता है। एवरेज जो बारिश होती है 1400 mm की आपको देखने को मिल रही है। और बल्क में जो बारिश होती है वो जून से लेकर सितंबर के बीच में आपको देखने को मिलती है, ठीक है जी। हालांकि सर्दियों में भी यहाँ पे बारिश आपको जम्मू में देखने को मिलती है। जम्मू में 3 तरह के सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन, एक एक करके कवर करना स्टार्ट करते हैं। समर सीजन की बात करेंगे, मार्च से लेकर मिड जून तक आपको देखने को मिलता है। इस टाइम पे हॉट, गर्म और ड्राई विंड्स चलती है, जिसको लू कहा जाता है, लू का नाम दिया जाता है। जम्मू के प्लेन एरियाज में आपको देखने को मिलेगी लू चल रही है ना। लेकिन गर्म हवाएं हैं, बिल्कुल ड्राई एयर होती है, इसको क्या नाम दिया जाता है, लू, उसको नाम दिया जाता है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बना हुआ है कि लू को किसे कहते हैं, इस तरह से लिखा होता है, उसको लू कहते हैं, समझ गए। दड़ू विंड्स भी यहाँ पे चलती हैं, जो कि जैसे रात का टाइम हो जाएगा, थोड़ी ठंडी हवाएं चलती है, जो रिलीफ का काम करती हैं। इसका नाम का दड़ू विंड्स होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी तूफान वगैरह आता है, उसको लोकल लैंग्वेज में आंधी, नेरी, इस तरह के नाम दिए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। लोकल नेम से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आपको सारे पता होना चाहिए। फिर रेनी सीजन आ जाएगा, समर सीजन के बाद रेनी सीजन, जो मिड जून से लेकर मिड सितंबर तक चलता है। अब आप ये नहीं बोलोगे कि इस साल जो बारिश है वो अक्टूबर तक चली थी, पिछली बार तो अगस्त में खत्म हो गई थी। ये क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, सीजन की बात कर रहे हैं। ये कई सारे सालों का जो मतलब कंबाइन करके एवरेज निकल कर हम यहाँ पर लेके चलते हैं। रेनी सीजन जो है वो एवरेज रेनफॉल इस टाइम पे 65 से 70 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। ह्यूमिडिटी हाई होती है, टेम्परेचर थोड़ा कम भी होगा ना, लेकिन होगा क्या, यहाँ पे पसीना ज्यादा आता है क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है इस टाइम पे। और टोटल एनुअल रेनफॉल जो जम्मू रीजन में देखने को मिलता है 136 सेंटीमीटर के आसपास देखने को मिलता है। रियासी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा बारिश आपको देखने को मिलती है। अब ये बड़ा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जम्मू में जो बारिश होती है ना, वो किस वजह से होती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। जम्मू में जो बारिश आपको देखने को मिलती है, जैसे अगर मैं बेसिकली प्लेन एरियाज की बात करूंगा, जहाँ पे बारिश आपको देखने को मिलती है, जब हम जम्मू की बात करते हैं, जम्मू प्लेन एरियाज की बात करते हैं, तो बारिश किसकी वजह से होती है, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है। साउथ वेस्ट मतलब मानसून मतलब क्या हो गया, साउदर्न साइड है तो ये वेस्टर्न साइड है ना। आपको तो नॉर्थ साउथ, ये साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट, ये ईस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर होता है एक्चुअली में, जब यहाँ पे रेनी सीजन आ रहा है उस टाइम पे जो सन की पोजीशन है वो कुछ यहाँ पर होती है, और यहाँ पे डायरेक्ट हीट पड़ रही थी जोन में। अब यहाँ पे डायरेक्ट हीट पड़ रही है, तो यहाँ पे जो अगर हम बोलेंगे जो प्रेशर है यहाँ पर लो हो जाएगा, और यहाँ पे प्रेशर हाई है। अब कोई भी चीज मूवमेंट करेगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट करेगी। तो यहाँ से जो हवाएं हैं वो यहाँ से साउथ से होते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा, यहाँ पे प्रेशर कम है, तो उन्होंने मूवमेंट कर रही है इस तरह से। पर जो मूवमेंट है वो इस साइड से भी तो हो सकती है, बट ये मूवमेंट इस साइड से हो रही है, वेस्टर्न साइड से हो रही है, इसलिए साउथ वेस्ट कह रहे हैं। तो जम्मू में जो बारिशें होती है ना, जैसे गर्मियों में जो बारिश हो रही है किस वजह से हो रही है, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से हो रही है। जबकि जो ऊपर के इलाके वहां पे जो बारिश हो रही है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ऊपर की मैं बात फिलहाल नहीं करता, क्यों, क्योंकि जब हम जम्मू की बात करते हैं हम बेसिकली प्लेन एरियाज की ही बात करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना कि जम्मू में बारिश किस वजह से होती है, आप क्या बोलोगे, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है, समझ गए। आगे विंटर सीजन की बात करें, अक्टूबर से लेकर फेब तक आपको देखने को मिलेगा। रात का टेम्परेचर 2-3 डिग्री तक भी चला जाता है, और मिस्ट और फॉग इस टाइम पे कॉमन होती है, जिसको धुंध का नाम कहा जाता है, कोहरा कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। जनवरी कोल्डेस्ट मंथ आपको देखने को मिलता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछेगा हॉटेस्ट मंथ कौन सा है, कोल्डेस्ट मंथ कौन सा है। इस टाइम पे जम्मू में बारिश भी होती है। अब देखो जो गर्मियों में बारिश होती है वो किस वजह से हो रही थी, वो बारिश हो रही थी साउथ वेस्ट मानसून की वजह से। लेकिन जो सर्दियों में बारिश हो रही है वो किस वजह से हो रही है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। वेस्टर्न साइड में मेडिटेरेनियन सी या कैस्पियन सी वगैरह, यहाँ पे जो है वो साइक्लोन्स वगैरह चलते हैं, प्रेशर ज्यादा हो जाता है और यहाँ पे प्रेशर कम होता है। अब यहाँ से हवाएं इस तरफ आती हैं, अभी यहाँ से हवाएं यहाँ पर आ रही हैं, जो हवा में मॉइस्चर को भी साथ में लेकर आती हैं, और यही मॉइस्चर यहाँ पे पानी का काम करता है, बारिश का काम करता है। तो सर्दियों में जो यहाँ पे बारिश हो रही है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से हो रही है, आपको ये पता होना चाहिए।
छोटा सा स्प्रिंग सीजन भी देखने को मिलता है, बट हम उसको मानते नहीं, हम 3 ही सीजन मानते हैं। एक हमने मान लिया समर सीजन, एक हमने समर मान लिया, रेनी मान लिया, और तीसरा हमने विंटर सीजन मान लिया। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है ना, यहाँ से जो बारिश वगैरह आ रही है, ये आपको पता होना चाहिए सर्दियों की बारिशें किस वजह से होती हैं। कश्मीर के क्लाइमेट की बात करेंगे, ये टेम्परेट आपको देखने को मिलता है। जम्मू का आपको मैंने क्या बताया, सब ट्रॉपिकल बताया ना जम्मू का आपको मैंने। कश्मीर की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम टेम्परेट क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर समर सीजन सबसे पहले आ जाएगा। समर सीजन की बात करेंगे तो टेम्परेचर दिन का अगर ज्यादा भी हो जाएगा, लेकिन रात को टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, रात को मौसम ठीक रहता है। इसी सीजन में जो है टूरिस्ट ज्यादा यहाँ पर आते हैं, क्योंकि बाकी सब जगह गर्मी बढ़ रही है, यहाँ पर मौसम ठीक है, वैली में टूरिस्ट आ जाते हैं। और जुलाई यहाँ पे हॉटेस्ट मंथ आपको देखने को मिलता है वैली की जब हम बात करते हैं। और यहाँ पे शॉवर्स, हल्की हल्की शॉवर्स भी आपको इस टाइम पे देखने को मिलते हैं। लोकल लैंग्वेज है कंबर के इसको नाम दिया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर समर सीजन के बाद रेनी सीजन स्टार्ट हो रहा है, मिड जुलाई से लेकर सितंबर तक चल रहा है। एवरेज टेम्परेचर 12 से 27 डिग्री आपको देखने को मिलता है। रेनफॉल होती तो लेकिन बड़ी मॉडरेट होती है, और एनुअल रेनफॉल जो होती है वो 86 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलती है। ह्यूमिडिटी तो ज्यादा होगी इस टाइम पे। फिर रेनी सीजन के बाद हमारे जम्मू की बात करें, डायरेक्ट हम बोलते हैं कि विंटर, बट यहाँ पे ऑटम सीजन आ रहा है, जो कि मिड सितंबर से अक्टूबर तक चलता है। सैफरन की फ्लावरिंग इस टाइम पे होती है। सबसे कम डिस्टर्बेंस जब होती है वो इसी टाइम पर होती है। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। रात का टेम्परेचर 5 डिग्री तक पहुंच जाता है और दिन का 20 डिग्री तक भी चला जाएगा। यहाँ पे डिस्टर्बेंस बड़ी कम होती है। इस ऑटम सीजन के टाइम पीरियड की हम बात करेंगे। फिर आता है विंटर सीजन, जो नवंबर से फेब तक चल रहा है। विंटर्स ज्यादा बड़ी होती है, ज्यादा खतरनाक भी होती है। मीन टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, नाइट टेम्परेचर 0 से -4 तक भी चला जाता है। हैवी स्नोफॉल इसी टाइम पर होती है, और मैक्सिमम स्नोफॉल जनवरी के मंथ में देखने को मिलेगी। एवरेज स्नोफॉल जो है, ये मैंने लिखा अबाउट 120 डिग्री सेल्सियस। ये थोड़ा सा कुछ मिस्टेक वगैरह यहाँ पर हो गई है। तो यहाँ पे जो बारिश वगैरह होती है ना, बर्फबारी वगैरह पड़ती है। जैसे हम जम्मू के रीजन की बात करेंगे, वहां पे विंटर सीजन में क्या था, विंटर सीजन में वहां पे क्या था, विंटर सीजन में वहां पे जो बारिश हो रही थी वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हो रही थी। अब वही जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ना, वो कश्मीर में जब आते हैं तो वो बर्फबारी लेकर आते हैं, स्नोफॉल लेकर आते हैं। क्यों? वही है, वहां पे साइक्लोन्स वगैरह है, हवा में ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है। वो हवा जब यहाँ पर आ रही है, कश्मीर हाइट में है, तो जो और हाइट में जा रही है ना, वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो फ्रीज कर रहे थे, बर्फ बन जाते हैं। फिर जब वो नीचे गिर रहे हैं तो बर्फ के फॉर्म में गिर रहे हैं। तो कश्मीर में जो बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से हो रही है, ठीक है जी। जनवरी कोल्डेस्ट मंथ आपको देखने को मिलता है, और इस टाइम पे जो सर्दियां होती है उसको चिल्ले कला के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली 40 डेज का टाइम पीरियड आपको देखने को मिलता है, 3 पार्ट में डिवाइड करा जाता है। जैसे पहले चिल्लक लाख की बात करें, 40 डेज का आपको देखने को मिलता है। 21 दिसंबर से लेकर जनवरी एंड तक देखने को मिलता है। फिर थोड़ी थोड़ी सर्दी कम होती जाएगी। फिर चिल्ला खुद आपको देखने को मिलता है, फिर चिल्ला बच्चा आपको देखने को मिलता है। इस तरह से 3 पार्ट में इसको डिवाइड करा गया। विंटर सीजन आपको ये भी पता होना चाहिए। फिर स्प्रिंग सीजन भी आपको देखने को मिलता है, और स्प्रिंग के बाद थोड़ा रेनफॉल भी आपको देखने को मिलता है। वैली में जो मैक्सिमम रेन होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से ही होती है। तो किस वजह से बारिश हो रही है, किस वजह से बर्फबारी हो रही है, जम्मू में गर्मियों में बारिश क्यों हो रही है, सर्दी में बारिश किस वजह से हो रही है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अब लोकल नेम सीजन का आपको पता होना चाहिए। स्प्रिंग सीजन की बात करेंगे, कश्मीर में सौंत बोलेंगे, और जम्मू साइड में बहार बोल देते हैं। जैसे बहार आई तो कश्मीर में सौंत, ऐसे स्प्रिंग ऐसे सौंत बोल जाएंगे। समर सीजन को कश्मीर में ग्रीष्म बोलते हैं, गर्मी, घर से ग्रीष्म, तो कश्मीर में ग्रीष्म बोल देंगे। समर सीजन को जम्मू की साइड सोहा, सुबह इस तरह से करके बोल देते हैं। बारिश वाले मौसम को कश्मीर में वहरात बोल देते हैं, वाह क्या रात है। और जम्मू में सावन बोलते हैं, सावन लगाओ और गाने वगैरह सुनना स्टार्ट कर दो। ऑटम सीजन को कश्मीर में हरुड़ के नाम से कहते हैं, और जम्मू में पतझड़ के नाम से बोलते हैं। विंटर सीजन को कश्मीर में वंदा के नाम से बोलते हैं, जम्मू में स्याला के नाम से बुलाया जाता है, स्याल। आइस कोल्ड कश्मीर में शिशिर बोल देंगे, जम्मू में आइस कोल्ड होते हैं तो क्या ही बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए। इसी के साथ जो आज का सेशन है वो मैं एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं। जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट के नाम से जो प्लेलिस्ट है, अगर अभी तक आपने उसको ज्वाइन नहीं करा है, उसमें वीडियोस नहीं देखी है, वहां पर जाके वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो। आपकी तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा मिलना चाहिए। पीडीएफ की बस एक ही कंडीशन रहती है, जैसे वीडियो में 500 लाइक्स कंप्लीट होंगे, आपको उसी जूनियर असिस्टेंट वाले ग्रुप में पीडीएफ मिल जाया करेगा। वहां पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट निकालो, वहां से पीडीएफ पढ़ो, जैसे आपकी मर्जी वैसे करते रहना। जो सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाता है। बाकी आप फास्ट वे में तैयारी करना चाहते हो, इसका कोर्स भी अवेलेबल है, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।